आज हम एक बेहद दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे इग्नेशिया अमारा मरीज के विरोधाभास, यानी उस पैराडॉक्स को जो बाहर से तो अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ और बिल्कुल शांत नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश दुख झेल रहा होता है। ये एक ऐसी अजीब स्थिति है जहां भयंकर दर्द और एक शांत मुस्कुराहट दोनों एक ही चेहरे पर एक साथ देखने को मिलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी प्रोफाइल को 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, इग्नेशिया का विरोधाभास। दूसरा, इनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ। तीसरा, अन्याय और इनका खामोश शोक। चौथा, इनकी भावनात्मक कठोरता। और आखिर में, क्लिनिक में आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इग्नेशिया का विरोधाभास। ये सेक्शन फाउंडेशन सेट करता है उस इंसान को समझने की जो अंदर उथल-पुथल मचने के बावजूद दुनिया के सामने मुस्कुराता रहता है। अब यहाँ एक बिल्कुल सीधा और लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। आखिर कोई भी इंसान अपने सबसे गहरे दुख, अपने सबसे बड़ी पीड़ा को एक खुशमिजाज मुखौटे के पीछे क्यों छुपाएगा? ऐसा क्या है जो उन्हें अपने सच्चे जज्बात दिखाने से रोकता है? इसका जवाब इनकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्थिति के बीच के गहरे अंतर में छिपा है। एक तरफ अंदर का हाल देखिए, जहां खामोश दुख, बेकाबू रोना और एक गहरा गुस्सा उबल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुखौटा दुनिया को दिखता है, वो बिल्कुल शांत, मुस्कुराता हुआ और आदर्शवादी होता है। ये लोग बाहर से इतने माइल्ड मैनर्ड और कंपोज दिखते हैं ताकि किसी को भी उनके अंदर चल रहे उस इमोशनल तूफान का जरा सा भी अंदाजा न लग सके। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है जिम्मेदारी का बोझ। यहाँ हम उन साइकोलॉजिकल कारणों को समझेंगे जो इस मरीज को दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जहाँ इनके लिए इनकी ड्यूटी बाकी हर चीज से ऊपर होती है। होम्योपैथी की एक बहुत ही क्लासिक और इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, डिल्यूजन ही इज मैरिड। अब देखिए, यहाँ मैरिड होने का मतलब सिर्फ शादीशुदा होने से नहीं है। इसका असल मतलब है एक विशाल जिम्मेदारी का एहसास। इन्हें अंदर से ये लगता है कि इनके पास अपने परिवार को बचाने और उनकी रक्षा करने का पूरा भार है, और ये लगातार यही कैलकुलेट करते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और इस विशाल जिम्मेदारी के एहसास के साथ आती है एक गहरी नैतिक संवेदनशीलता, जिसे हम मॉरल इम्प्रेशन कहते हैं। इस सेंसिटिविटी की वजह से मरीज का हर कदम सही और गलत के एक बहुत ही सख्त, रिजिड पैमाने पर तुला होता है। वो नियम और मर्यादा का पालन इतनी सख्ती से करते हैं कि यही आदर्शवादी व्यवहार आगे चलकर उन पर एक भारी नैतिक बोझ बन जाता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, अन्याय और खामोश शोक। ये वो पॉइंट है जहां इनका सब्र टूटने लगता है। चलिए देखते हैं क्या होता है जब इनका ये सख्त आदर्शवादी नजरिया जिंदगी की अनफेयर और कड़वी हकीकतों से टकराता है। एक फ्रेज है, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, यानी किसी भी तरह का अन्याय या भेदभाव इन मरीजों को गहरा सदमा पहुंचाता है। इनका दिमाग किसी भी नाइंसाफी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, और इसका नतीजा ये होता है कि इनके अंदर एक भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसे ये बिल्कुल वोकलाइज नहीं करते, कभी बोलकर जाहिर नहीं करते। ये दुख पूरी तरह से शांत होता है। ये पूरा सदमा एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन की तरह काम करता है। ये शुरू होता है बचपन में नज़रअंदाज किए जाने के एहसास से, फिर आगे चलकर किसी गहरे प्यार में मिली निराशा इसमें जुड़ जाती है। इसके बाद ये लोग अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा देते हैं, और अंत में यही कंप्लीटली दबा हुआ दुख भयंकर शारीरिक बीमारियों का रूप लेकर बाहर आता है। इसे एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी से समझते हैं। एक 16 साल के लड़के को इमेजिन कीजिए, जिसे अपने भाई बहनों की तुलना में फैमिली का प्यार और अटेंशन नहीं मिला। उसने लगातार खुद को नजरअंदाज होते देखा, लेकिन कभी एक शब्द की शिकायत नहीं की। उसने एक परफेक्ट मुस्कुराहट के पीछे इस दुख को छुपाया, और उस खामोश सदमे का अंजाम क्या हुआ? उसे इंसुलिन पर निर्भर डायबिटीज हो गई। ये परफेक्टली दिखाता है कि दबाई गई भावनाएं फिजिकली कितनी डेविस्टेटिंग हो सकती हैं। चौथा सेक्शन फोकस करता है इनकी भावनात्मक कठोरता पर। बार बार लगने वाली इमोशनल चोटों के बाद मरीज अपने आसपास एक डिफेंसिव आर्मर, एक सुरक्षात्मक कवच बना लेता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव। देखिए, जब सच्चा प्यार पाने की एक इंटेंस तमन्ना पूरी नहीं होती, या जब इन्हें धोखा मिलता है, तो वो घाव इन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। ये रिजेक्शन उनकी तमाम मानसिक और शारीरिक बीमारियों की जड़ बन जाता है। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। एक संवेदनशील और रोमांटिक दिल जो सच्चे कनेक्शन और प्यार की तलाश में था,
चोट खाने के बाद एक रिजिड कैलिस एक कठोर आवरण में बदल जाता है। बार बार धोखा खाने के डर से ये लोग उन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह कट ऑफ कर देते हैं जिन्होंने इन्हें चोट पहुंचाई हो, और इनके अंदर एक ऐसी कड़वाहट आ जाती है जो कभी किसी को माफ नहीं करती। क्योंकि ये गहरा दुख बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए ये अंदर ही अंदर इम्प्लोड करता है, जिसके नतीजे में कुछ बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे अचानक से बेकाबू होकर रोना आना, तेजी से एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होना, पेट में एक अजीब सा खालीपन महसूस होना, या फिर गले में किसी गोले या लंप के अटके होने का एहसास होना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, क्लिनिक में इनकी पहचान। अब हम इनकी साइकोलॉजिकल थ्योरी को छोड़कर देखेंगे कि एक रियल वर्ल्ड क्लिनिक सेटअप में इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब सोचिए कि खामोशी से सदमा सहने वाला व्यक्ति जब डॉक्टर के सामने कुर्सी पर बैठता है तो वो आखिर कैसा व्यवहार करता है। उस पोलाइट और शिष्ट मुखौटे के पीछे की सच्चाई को हम कैसे पकड़ सकते हैं। हाइडिंग हिमसेल्फ, ये छोटे से शब्द इस मरीज के सीक्रेट नेचर को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करते हैं। ये लोग अपनी बीमारियों को मिनिमाइज करके बताते हैं और कंप्लेन करने से कतराते हैं, क्योंकि इन्हें अपना सारा दर्द चुपचाप सहने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर को कुछ खास क्लिनिकल रेड फ्लैग्स पर ध्यान देना होता है, जैसे डायरेक्ट आंखों में देखने से बचना, लगातार जमीन की तरफ देखना, कॉन्फ्लिक्ट में अपने हाथ रगड़ना, पोलाइट लेकिन डिफेंसिव मुस्कुराहट देना, और सबसे खास किसी गहरे ट्रॉमा की बात करते वक्त हंसना या बार बार आह भरना। ये सब उस दबे हुए दुख और शोक को एक्सपोज कर देते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक आखिरी और प्रोवोक करने वाले विचार पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी सारी शारीरिक बीमारियां असल में सिर्फ शरीर के रोने का एक तरीका होती है? ये वो आंसू हैं जिन्हें दिमाग ने कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया। उन दबे हुए आंसुओं का बोझ ही आखिर में बीमारी बनकर उभरता है। यही इग्नेशिया अमारा मरीज की सच्ची और खामोश हकीकत है।